सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में जो जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में हम चीज देखेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है, व्हाई वी नीड टू स्टडी केमिस्ट्री। उसके बाद केमिस्ट्री की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल एंड आफ्टर दैट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, और लास्ट में हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाई वी नीड टू स्टडी केमिस्ट्री। तो ये आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे, देयर आर 100 and 1000 एग्जांपल्स ऑफ केमिस्ट्री। डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनके बिना, या मैं ये कह सकता हूँ कि केमिस्ट्री के बिना आपकी डेली लाइफ उतना स्मूथली काम नहीं कर पाएगी, या मैं बोल सकता हूँ कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे आप घर भी बनाते हैं, सीमेंट की जरूरत होती है, ठीक है, आयरन की जरूरत होती है। ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? केमिकल प्रोसेस से होकर के आ रही हैं। जितने भी मेटल्स का आप यूज कर रहे हैं, तो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है? केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीजें कैसे बन रही हैं, ठीक है। ये सारी चीजें भी कहाँ से आ रही हैं? केमिकल प्रोसेस के द्वारा होकर के हमारे पास तक आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। अब हमने नीड तो पढ़ ली है केमिस्ट्री की, आइए जानते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। सो branch of science in which we study the branch of science in which we study the composition of matter and changes occurs in matter, ठीक है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मैटर के कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं और उसमें होने वाले चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि किस प्रकार के चेंजेस की ये बातें कर रहा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम सब जानते हैं हाइड्रोजन एक हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है एंड ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबंशन है। ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाती हैं? वाटर, जो कि एक तरीके से आग को बुझाने का भी काम करता है, ठीक है। तो आप यही देखिए कि कितना ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग सी ये बात लग रही है। एक तरफ हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, एक तरफ वो गैस है जो फायर को सपोर्ट करती है, ठीक है। यानी कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज इम्पॉसिबल टू लाइट द फायर, ठीक है। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर बना ले रही हैं। तो इस तरीके के चेंजेस को, इस तरीके के केमिकल रिएक्शंस को हम कहाँ स्टडी करने वाले हैं? केमिस्ट्री में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम सब जानते हैं सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करता है और बहुत तेजी से ब्लास्ट करता है, हाइड्रोजन गैस बहुत तेजी से रिलीज होती है, ठीक है। और क्लोरीन एक गैस है जो येलोइश ग्रीन कलर की गैस होती है और बहुत ही पॉइजनस होती है। अगर आप इसको इनहेल कर लेते हैं तो आप मर जाएंगे। और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? NaCl, टेबल सॉल्ट, जिसे हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके के चेंजेस को, इनके कॉम्पोजिशन को, ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। अब आइए जानते हैं व्हाट आर दी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। व्हाट आर दी branches of chemistry? So there are four basic branches of chemistry. First one is organic. The second one is inorganic. Third is physical. Fourth one is analytical. ठीक है। अब वन बाय वन समझते हैं। इन सारी ब्रांचेस में हम
पर्टिकुलरली क्या क्या स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखते हैं जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इन सारी चीजों की स्टडी हम कहाँ करते हैं, इन सारे कंपाउंड्स को स्टडी हम कहाँ करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके अलावा जो कंपाउंड्स बच जाते हैं वो सब कहाँ स्टडी करते हैं हम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे मेटल, नॉन मेटल, और इनके एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस में जो चेंज आता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और एनर्जी में जो चेंजेस आते हैं, वो सब कहाँ पढ़ेंगे हम, फिजिकल केमिस्ट्री में। अब आ जाते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है, एनालाइज करना। अब दो तरीके का एनालाइज होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, ये बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री रिलेटेड है लेबोरेटरी वर्क से। ठीक, लैब में अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस किए होंगे तो आपने जाना होगा कि उसमें दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। यानी एक तो वो जिसमें आप ये पता लगाते हैं कि गिवन सब्सटेंस क्या है, दूसरा वो कि वो कितना है। यानी कि एक में आप अमाउंट पता कर रहे हैं, एक में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर ले लेता हूँ, एक ग्लास में वाटर ले लेता हूँ, तो मैं देख करके बता सकता हूँ ये वाटर है। तो मैंने ये जो बताया है ये क्या है, वाटर, ये क्वालिटेटिव में आ जाएगा। अब मैं ये बताऊं अगर ये कितना वाटर है, 5 ml है, 10 ml है, 20 ml है, ये हो जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, एक दूसरे एग्जांपल से समझिए, जैसे मैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ले लेता हूँ, तो उसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, इसलिए इसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं देख करके ये बता सकता हूँ कि ये क्या है, ब्लू विट्रियोल है। ठीक है, यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में हो जाएगा। और जब मैं उसकी क्वांटिटी का पता लगाता हूं तो वो आ जाए क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, सिंपल है। आइए अब हम देखते हैं, अभी मैं इससे पहले जब केमिस्ट्री की डेफिनेशन दे रहा था तो वहां पर एक वर्ड का जिक्र हुआ था, वो था मैटर। ठीक है, मैटर की डेफिनेशन आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी होगी, मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, सो यूनिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एनर्जी एंड मैटर। ठीक है, एनर्जी और मैटर में डिवाइड किया गया। अब मैटर और एनर्जी के बीच में रिलेशन एक इक्वेशन से दिया जाता है जो आइंस्टीन ने दी थी, इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। यानी कि जो मास है, मास को हम एक तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब में। ठीक है, अब आइए, यार ये तो बात हो गई न्यूक्लियर बॉम्ब की, हम अपने क्लासिफिकेशन पर आते हैं। मैटर को फिजिकल एंड केमिकल दो बेसिस पर डिवाइड किया गया है। फिजिकल क्लासिफिकेशन नहीं लिख लेते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि मैटर की तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, एक्चुअल में 5 स्टेट होती हैं। फोर्थ वन इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एंड फिफ्थ वन इज प्लाज्मा। ठीक है, बट चूंकि हमारे सिलेबस में 3 ही हैं तो हम 3 ही पढ़ेंगे। मैं बता दूंगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे, ये डिवाइड होता है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, अब सॉलिड की प्रॉपर्टीज के क्या होती है भाई, डेफिनेट वॉल्यूम एंड
डेफिनेट शेप होगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होंगी, लेकिन मैं फिर भी रिवाइज करा रहा हूँ। लिक्विड में क्या होगा? डेफिनेट वॉल्यूम एंड डिफरेंट शेप। गैसेस में क्या होगा? डिफरेंट वॉल्यूम एंड डिफरेंट शेप। ये हो जाएगा। अब जो बाकी के दो जो स्टेट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है, जब हम एटम्स को बहुत लो टेम्परेचर पर फ्रीज कर लेते हैं, यानी कि हम उनकी एनर्जीज को मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक, तो वो एक सुपर एटम की तरह वर्क करता है, यानी सारे एटम्स मिलकर के एक यूनिट की तरह वर्क करते हैं। अब एनर्जीज को मिनिमाइज करने की वजह से होता क्या है, हमें उनके पार्टिकल्स को या एटम्स को स्टडी करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, जब एनर्जीज हाई होती है तो वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर वाइब्रेट करना, ठीक है, ये सारी चीजें होती रहती हैं उसमें। अब जब उनकी एनर्जीज को हम मिनिमाइज कर देंगे तो हमारे पास मौका है उनको अच्छे से स्टडी करने का। अब इन्हीं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को हम बोसोन भी कहते हैं। ठीक है, और एक आता है हमारे पास प्लाज्मा। जितने भी आप यूनिवर्स में स्टार्स वगैरह देखते हैं तो वो क्या है, प्लाज्मा क्लाउड है उसके अंदर। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाईली एनर्जाइज होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो वो अपने एटम से बाहर निकल जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह मूव करने लगते हैं। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की क्लाउड को हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन डिवाइड होता है प्योर सब्सटेंस, ठीक है भाई, और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस में क्या जाएगा, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, फिर चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो या एटम्स हो। प्योर सब्सटेंस में क्या आ जाएंगे, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। अब ये इन्हें फर्दर हम डिवाइड करते हैं एलिमेंट में और कंपाउंड में। ठीक है, एलिमेंट में और कंपाउंड में। एलिमेंट में क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, और इन्हें फर्दर आप फिजिकल चेंज की वजह से आगे और डायग्नोस नहीं कर सकते, यानी कि एलिमेंट को आप और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। कंपाउंड में क्या होते हैं, एक या एक से ज्यादा एटम्स आपस में केमिकली रिएक्ट करके केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू एक फिक्स प्रोपोर्शन में क्या बनाते हैं, एक पदार्थ बनाते हैं जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक, जैसे अभी मैं समझाता हूँ ठीक से, इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब आप हम केमिकल क्लासिफिकेशन समझते हैं यहाँ पर। फिजिकल तो आपको समझ आ गया होगा। देखिए, अब जैसे मैं एलिमेंट की बात करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैंने सोडियम एक एलिमेंट लिया। अब इसके अंदर, इस सोडियम के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सब किसके होंगे, सोडियम के होंगे। सारे एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे, सोडियम 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 सोडियम, इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंड की। अच्छा, कंपाउंड में मैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन की बात क्यों कर रहा हूँ, फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, जैसे आप यहाँ समझिए, जैसे हमारे पास ये है H2O। अब ये एक या एक से अधिक एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और उसको हम कंपाउंड कहते हैं। फिक्स प्रोपोर्शन देख लेते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक, कितने एटम्स हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, एक का मास 1, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसको हटा देते हैं, प्रोपोर्शन में रेशियो में ये लगा देते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है एटॉमिक मास, तो 2:16। तो इनका जो मास का रेशियो आ गया है वो आ गया 1:8। समझे? तो अब ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है, आप वाटर चाहे घर का वाटर हो, नल का हो, आरओ का हो, या किसी दूसरे के घर का हो, अगर वो वाटर है तो ये नेसेसरी है कि उनका जो मास का रेशियो होगा, उनमें प्रेजेंट जो एटम्स के मास का रेशियो होगा वो फिक्स होगा। ठीक, ऐसे ही जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ, CO2। ठीक है, कार्बन का होता है 12। ठीक है, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32। 4 से डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो ले लेंगे। तो
कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे मैं यहाँ की बात करूं या किसी दूसरे शहर की बात करूं, उसका रेशियो फिक्स्ड है 3:8। समझे? तो कंपाउंड क्या होते हैं, दो या दो से अधिक एटम्स आपस में केमिकली कॉम्बिनेशन करके, केमिकली रिएक्ट करके किस फॉर्म में, किस प्रोपोर्शन में, एक फिक्स प्रोपोर्शन में, ये फिक्स है, यही रहेगा, ठीक है, एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, तो वो कहलाएगा हमारा कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड में समझ में आ गया। अब देखते हैं हम मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं मिक्सचर क्या था। अब जैसे मैंने अभी केमिकल क्लासिफिकेशन किया था, दो चीजों में डिवाइड किया था, एक था हमारे पास प्योर सब्सटेंस, एक था मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में मैंने बोला था सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मिक्सचर में क्या हुआ, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स नहीं होंगे, सिंपल सा है। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है इसका, एयर। तो एयर में क्या आपको खाली ऑक्सीजन मिलेगी, नाइट्रोजन नहीं होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, बहुत सारी गैसेज होंगी एयर में, तो सब अलग अलग है। ये भी क्या है, मिक्सचर। अब मिक्सचर फर्दर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, वन इज होमोजीनियस, सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब होमोजीनियस नाम से ही पता लग रहा है, होमो मतलब एक जैसा, ठीक है, यानी कि ये वाला मिक्सचर जो होगा थ्रू आउट, यानी कि मैं समझ लेते हैं, अगर हम एक गिलास ले लेते हैं और उसमें शुगर और वाटर का मिक्सचर ले लेते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है, थ्रू आउट इसका प्रोपोर्शन सेम रहेगा। समझे? सेम से मतलब ये हो जाएगा, जैसे मैं एक गिलास ले लेता हूँ चीनी का और पानी का मिक्सचर ले लेते हैं, शुगर एंड वाटर का, तो शुगर एंड वाटर का जो कंपोजिशन होगी, ठीक है, वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन एक जैसी होगी। हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या है, एक मैं वाटर गिलास ले लेता हूँ और उसमें रेत मिला देता हूँ, तो क्या रेत जितनी रेत यहाँ घुली होगी उतनी यहाँ भी होगी क्या, उतनी यहाँ भी होगा क्या, ऐसा नहीं होगा। रेत क्या होगी, गिलास में नीचे बैठ जाएगी, ऊपर नहीं होगी। जबकि चीनी क्या होगी, अगर चीनी घुल जाती है तो क्या होगा, वो इस अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, यहाँ भी उसी प्रोपोर्शन में, यहाँ भी सब जगह होगी। समझ गए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, हमने एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई नहीं किया था, एलिमेंट को देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बेहतर ढंग से लिख देता हूँ। देखो स्पेस कम था तो दोबारा लिख रहा हूँ। केमिकल क्लासिफिकेशन था, हम उसको हमने किसमें तोड़ा था, मिक्सचर में, प्योर सब्सटेंस में, प्योर सब्सटेंस को तोड़ा था एलिमेंट में और कंपाउंड में, ठीक है, रिवाइज भी होता रहेगा। और इसको तोड़ा था होमो में और हेट्रो में, ठीक है। इतना समझ में आया, यहाँ तक तो पढ़ लिया था हमने। अब एलिमेंट कौन कौन से होते हैं और क्या क्या है, एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई हम किसमें कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है, मेटलॉइड्स में तोड़ सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो मेटल को क्या क्या होते हैं हमारे पास, मेटल्स जो मैलेबल हो, डक्टाइल हो, ठीक है, जो शाइनी हो और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। नॉन मेटल जैसे इसके उल्टे होंगे, ब्रिटल होंगे, शाइनी नहीं होंगे, ठीक है, मैलेबल डक्टाइल नहीं होंगे और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन वगैरह वगैरह, ठीक है, ओके। तो अब हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है मैटर का, ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या पढ़ने वाले हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं मैटर की, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज कैसी कैसी होती हैं, ठीक है, दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी,
फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाता है, जैसे जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में जो भी आप सेंसेस के थ्रू देख करके, छू करके, टेस्ट कर करके पता लगा सकते हैं, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है। ठीक है, जैसे शुगर को मैं अगर टेस्ट करके देखूं तो वो कैसी है, टेस्ट करने में मीठी है, तो वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और केमिकल में क्या आ जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, सो ये है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी को पहले हम ऐसा समझते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है उससे समझते हैं। ठीक है, इसको तो आप, अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, नो न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर बनेगा न्यू प्रोडक्ट। जैसे मैं अगर कहता हूं कि बर्फ से पानी बना, ठीक है, बर्फ को पिघलाकर पानी बनाते हुए, पानी को जमा करके बर्फ बनाते हो, तो दोनों ही कंडीशन में पानी तो पानी ही रहेगा, यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वैसे ही रहेंगे, वो चेंज नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा बर्फ से पानी जमाया तो कुछ हीलियम बन गया या सोडियम क्लोराइड ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, वो सेम रहेगा, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना इस चेंज में, तो उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, क्या बन गया था, वाटर बन गया था, तो यहाँ पर तो न्यू प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, यहाँ पर तो न्यू प्रोडक्ट बन गया, तो इसको बोलेंगे हम केमिकल चेंज। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज, रस्टिंग क्या है, रस्टिंग, कोरोजन, ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस। और फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सेम वही प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं बात करता हूँ, वुड की बात करता हूँ, चलो वुड से ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, जैसे मैंने वुड की एक मेज ली, ठीक है, अब वुड की मेज को मैंने क्या किया, उसको हल्का सा कहीं से तोड़ दिया। ठीक है, अब उस टूटे हुए पार्ट को हमने रख लिया। अब ये बताइए कि जो टूटा हुआ पार्ट है वो है तो वुड का ही, वुड का कंपोजिशन तो चेंज नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ मेज को तोड़ने के बाद वुड बर्फ में बदल गई हो। ठीक है, तो ये क्या फिजिकल चेंज है। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, आप उसको टेस्ट करके या इस तरह की चीजें करके, टेस्ट करके, छू करके, देख करके उसका कलर कैसा है, ठीक है, वो सब आप बता सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम, ये सारी चीजें तो हो गई हैं जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। अब हम पढ़ते हैं डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। अब हम पढ़ते हैं डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब देखो डिस्क्रीट का मतलब होता है ऐसी कोई क्वांटिटी को मेजर करना जो काउंट होती हो और जो सर्टेन हो। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब क्या है, ऐसी कोई क्वांटिटी द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, या हम लिख सकते हैं काउंटेड विद सर्टेनिटी। अब मैं सर्टेनिटी क्यों बोल रहा हूं, अब जैसे हम मान लेते हैं हमने 5 बॉल्स ली, ठीक है, अब 5 बॉल्स को गिन लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बॉल्स को बैग में रख दिया, तो हम हमारे पास क्या सर्टेनिटी है, अब ये होल नंबर में आ रहा है। ठीक है, होल नंबर में सर्टेनिटी है हमारे पास कि ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब जो चेंज ना हो, फिक्स अमाउंट हो, उसमें हम काउंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का मतलब ही कॉन्टिन्यूस शब्द से समझ में आ रहा है, कॉन्टिन्यूस मतलब कंटिन्यूटी, कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। ठीक है, फिक्स नहीं होगा कुछ। ठीक, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल देखेंगे, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, द क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड विद सर्टेनिटी। ठीक है, सर्टेनिटी के साथ में हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इसका सिंपल सा है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं समझ लीजिए, इसको डिस्क्रीट में हम समझ सकते हैं, जिसको जिन जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं वो डिस्क्रीट में आ जाएगी। ठीक है, और जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते
जैसे हम क्वांटिटी की बात करते हैं, अमाउंट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 किलो चीनी हो गया, ठीक है? 1 किलो चीनी हो गया, 1 किलो बेसन हो गया, 1 किलो सूजी हो गई। तो ये सारी चीजें क्या है? अमाउंट है। इसको हम तोलते हैं, ठीक है? ना कि हम काउंट करते हैं, ठीक? तो ये आ जाएगा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में। तो यहाँ लिख देंगे हम द क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी measured with certainty, ठीक है? सर्टेनिटी के साथ में हम इसको नहीं बता सकते हैं, ठीक? अब आइए इसको और थोड़ा बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब जैसे हम मान लेते हैं ये कोई जमीन का टुकड़ा है, ठीक है? ये कोई जमीन का टुकड़ा है और इसका एरिया 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब दो भाई आपस में इसको डिवाइड करते हैं, बराबर बराबर बंटवारा होता है। तो सिंपल सा है, 4.5 हो जाएगा, आधा आधा, ठीक है? अब ये डेसिमल के बाद 0.5 आ गया। अब ये यहाँ पर फिक्स अमाउंट हो गया है। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ, ये जो भाई है ये प्रिसाइज, बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहता है, ये कह रहा है भाई मेरे तो छज्जा निकालना है 4.51, इतना एरिया दे दो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ, ये और ज्यादा प्रिसाइज होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो जब भी प्रिसाइज होने की कोशिश करेगा, ठीक है, जितना भी डेसिमल के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, मान लेते हैं अभी ये 1/10 पार्ट है, ठीक है? हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, 1/10 पार्ट पर कैलकुलेशन चल रही है। यहाँ पर एक जीरो और बढ़ गया तो 100 पार्ट पर कैलकुलेशन चल रही है, ठीक है? अच्छा, इसको आसान और तरीके से समझते हैं। जैसे मैं बोलता हूं, मैं 1 घंटे में खाना खा लेता हूँ, ठीक है? खाना खा लेता हूँ, लेकिन अगर मैं प्रिसाइजली बताना चाहूँ और अच्छे से, मैं 1 घंटे 20 मिनट, ठीक है, और 20 सेकंड में खा लेता हूँ। तो प्रिसाइज टाइमिंग क्या है, ठीक है? प्रिसाइज टाइमिंग ये वाली है, ठीक है? यानी कि मैं कहां तक काउंट करना चाह रहा हूँ, मिनट में भी, सेकंड में भी, आगे और ज्यादा काउंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है? ऐसे ही ये तो फिक्स था 4.5 या हम कह सकते हैं कि अगर एक रोटी खानी है हमको, यार पिज्जा खाना है, हाफ हाफ डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? हाफ हाफ डिवाइड कर लिया हमने। अब अगर मैं ये बोलूं मुझे हाफ नहीं चाहिए, हाफ नहीं चाहिए मुझे, हाफ के साथ 0.5 और चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से अगर मैं डेसिमल में आगे कैलकुलेट करता रहता हूं, ठीक है, तो ये प्रिसाइज होता जाएगा, प्रिसाइज होता जाएगा, ठीक है? यानी कि मैं और ज्यादा कैलकुलेट कर रहा हूँ चीजों को। पहले मैं 1/10 पार्ट पर कैलकुलेट कर रहा था, अब 100 पार्ट पर कर रहा हूँ। अगर मैं एक और कर दूंगा यहाँ पर ऐसा, तो 1/1000 हो जाएगा, ठीक है? आई बात समझ में? अब इस वाली चीज से हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई भी चीज जितनी ज्यादा प्रिसाइज होगी, इसका मतलब उसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स भी ज्यादा होंगे। मान लेते हैं ये है, ये कम प्रिसाइज है, अगर मैं इसको 3 लिख देता हूँ, ये और ज्यादा प्रिसाइज हो गई, ठीक है? ये और ज्यादा प्रिसाइज हो गई, समझे? तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी चीज अगर प्रिसाइज है तो उसमें डिजिट्स, डेसिमल के बाद डिजिट्स बढ़ते जाएंगे। इन्हीं नंबर ऑफ डिजिट्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है? अभी जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे तो मैं यहाँ से लिंक करूंगा, इस चीज को याद रखना। अभी फिलहाल के लिए हम इससे पहले समझते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है? अब ये डेसिमल वाली चीज आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन में और ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगी, ठीक है? फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हम पढ़ रहे हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है? प्रिसीजन, ठीक है? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब एक्यूरेसी क्या है, जैसे आप ओलंपिक का कोई भी गेम देखते होंगे, आर्चरी का गेम उठा लेते हैं, तो उसमें क्या रहेगा, इस तरीके का टारगेट दिया होता है, एक पॉइंट होता है, इस तरीके का टारगेट होता है, ठीक है? अब जो आर्चर होता है वो अगर इस पॉइंट को हिट करता है, डिक्टो बिल्कुल बीच में हिट करता है, तो उसको क्या मिलते हैं, 10 पॉइंट्स,
ठीक है, तो 10 पॉइंट्स क्या है हमारे पास, ट्रू वैल्यू है। ठीक है, तो अगर बिल्कुल बीच वाले डॉट पर हिट करता है आर्चर तो उसको 10 पॉइंट्स पूरे मिलते हैं, तो उसको कह देंगे हम एक्यूरेट 100%। या मान लेते हैं उस वाले डॉट से थोड़ा ऊपर नीचे हिट किया तो उसको 9.9 पॉइंट्स मिले। ठीक है, तो 99% एक्यूरेसी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो एक्यूरेसी हो गई। अब देखते हैं हम प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन, ठीक है, अब मान लेते हैं उस आर्चर ने यहाँ पर 3 बार हिट किया। अब तीनों बार उसकी वैल्यूज क्या रही, आसपास में रही। ठीक है, मान लेते हैं एक बार उसने 9.9 हिट किया। ठीक है, एक बार उसने 10.1 हिट किया। ठीक है, एक बार उसने 10.2 हिट किया। ठीक है, तो अब ये तीनों वैल्यूज देखिए एक दूसरे के पास पास हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इनका एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज एवरेज किसके किसके बराबर आ जाएगा, लगभग लगभग हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है उसके। ठीक है, ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू कितनी थी हमारे पास, एक्यूरेसी की 10 थी। प्रिसीजन क्या है, वो बार बार इतना हिट कर ही रहा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं ट्रू वैल्यू हमारे पास ये है, मान लेते हैं एक बार उसने 9 हिट किया, एक बार 8 हिट किया, एक बार फिर 9 हिट किया। अब देखिए ये सारी वैल्यूज दूर दूर हैं। ठीक है, होल नंबर में आपको लग रहा होगा पास पास है, लेकिन कितने इनके बीच में कितने सारे डेसिमल के बाद नंबर्स आ रहे होंगे, डिजिट्स आ रहे होंगे, तो उस वजह से ये दूर दूर है, तो ये प्रिसाइज नहीं है। समझे, यहाँ पर क्या है, ये प्रिसाइज है, एक दूसरे के पास पास है। ठीक, समझे, तो इसको बोलते हैं प्रिसीजन, इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक, अब देखो ये देखो आपस में भी एक दूसरे के पास पास है, और ट्रू वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, जो एक्यूरेट वैल्यू है 10 है, वो भी है। तो इस वाली कंडीशन को हम बोल देते हैं हाईली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज्ड, या हाई एट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, समझ गए इतनी बात, ये हो गया हमारे पास प्रिसीजन। अब आ जाते हैं हमारे पास, हम आ जाते हैं अब सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, ठीक है। अब जैसे हमने अभी ऐसी वाली वैल्यूज ली थी ना, ठीक है, अब जैसे मैं इसमें डेसिमल में एक एक नंबर और बढ़ाता जाऊं, तो ये कम प्रिसाइज होगी या ज्यादा प्रिसाइज होगी, ठीक है, कम प्रिसाइज होगी या ज्यादा प्रिसाइज होगी, बताओ। अब मैं खाली इस वाली वैल्यू की बात करता हूं, तो ये इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज हो गई। ठीक है, यानी कि हमने और ज्यादा आगे तक कैलकुलेट किया है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, 100 पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, या जैसे हम ये सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, अब इस तरीके से काटते जाते हैं हम इसको। अब इसका 1/10 पार्ट तो इतना आ रहा है, 1/10 पार्ट इतना आ रहा है। ठीक, अब 100 में एक ऐसे और काट देते हैं, तो आप देखिए कितना प्रिसाइज हो गया है, कितना सारा एरिया कवर हो रहा है। ठीक है, उसी को प्रिसीजन कहते हैं। ठीक, तो यहां से हमें ये समझ में आ गया है कि कोई भी वैल्यू जितनी प्रिसाइज होगी उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते जाएंगे डेसिमल के बाद भी। ठीक है, इस तरीके से अब मान लेते हैं इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यही काउंट डिजिट्स का सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये जो डिजिट्स हमने गिने हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा इसका। समझे, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कोई भी वैल्यू अगर ज्यादा प्रिसाइज है तो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है, समझ गए अब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन बन जाता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के। जैसे अगर कोई भी नॉन जीरो टर्म लिखी हुई है, नॉन जीरो टर्म लिखी हुई है, मैं लेता हूँ 3 है, अगर इसके लेफ्ट साइड में 0 लगा हुआ है तो उसको हम काउंट नहीं करते। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1।
खाली 3। ठीक है, लेफ्ट साइड में कितने जीरो लगे हों तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अगर राइट साइड में लगे हों जीरो, जैसे ये ले लेते हैं, ठीक है, 1 0 2 0, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? राइट साइड में हमेशा काउंट करेंगे हम। 1 2 3, कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ऐसे में कितने भी लगा सकता हूँ, ये ले लो। इसमें कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे। लेकिन अगर जीरो जीरो जो है नॉन जीरो टर्म्स के बीच में आ जाए, ठीक है, जैसे मैं ये लिख देता हूँ 42.03, तो भी हम इसको काउंट करेंगे, समझे? तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आएंगी? 1 2 3 4, बीच में आ जाएगा तो भी करेंगे, राइट में आ जाएगा तो भी करेंगे, बस लेफ्ट में आएगा तो काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? चलिए, अब एक एक टॉपिक है जो यहाँ मैंने नहीं लिखा है, वो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या है? एक साइंटिफिक तरीका है कैलकुलेशन को इजी करने का। ठीक है, अब चूंकि हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम कैलकुलेट करेंगे, उनकी एनर्जीज को या अलग अलग चीजों को कैलकुलेट करेंगे, तो उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यही वाला एवोगाड्रो नंबर अगर लिखता हूँ, ठीक है, 10⁻23, यही वाला नंबर अगर लिख लेता हूँ, तो इस नंबर के आगे मुझे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? इतने जीरो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन कितनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए एक तरीका निकाला गया कि जिससे क्या हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो नंबर है वो हम कम कर देते हैं। ठीक है, और जितने भी जीरो होते हैं उसको 10 की पावर में लिख देते हैं। इसी नोटेशन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जैसे 1200 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1.2 इंटू 10 की पावर 3। अब इसमें देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बचे हैं? 2 बचे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे नहीं लिखूं तो कितने फिगर हो जाएंगे? देखो अभी कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कितने हो गए? 3 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसमें तो 2 बचेंगे बचेंगे। समझ गए? तो इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक, चलिए एक चीज और बता देता हूं जाते जाते, एक होता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं हम? ये सारी चीजें काम आएंगी। ठीक है, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं हम? देखिए, जैसे ये नंबर ले लेता हूं मैं 2.568, एक नंबर ले लेता हूं 3.563। ठीक है, इसे मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करके लिखना है। अभी कितनी फिगर्स हैं इसमें? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 है, मुझे 3 तक लिखना है, यानी कि 2.56 तक, 3.56 तक। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ? जो लास्ट डिजिट है इसका उसको देखेंगे। लास्ट डिजिट अगर 5 से छोटा है, यानी कि लेसर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे? इसके आगे वाले डिजिट को 1 बढ़ा देंगे, 6 का 7 कर देंगे, ये राउंडिंग ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ग्रेटर देन 5 है तब करेंगे। ठीक है, लेसर देन 5 है तो सेम रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या था? 5 से ज्यादा बड़ी वैल्यू थी, 5 से ज्यादा बड़ी वैल्यू थी तो क्या हुआ? अपने से आगे वाली वैल्यू को क्या कर दिया? 1 बढ़ा दिया। यहाँ पर 5 से कम है तो क्या करेंगे? 3.56, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि 5 से कम है तो राउंडिंग ऑफ में उतना ही लिख देंगे जितना आ रहा था, और 5 से ज्यादा हो रही है तो उससे पहले वाली वैल्यू को 1 बढ़ा देंगे। 6 था, 7 कर दिया। ठीक, अब एक चीज और है, ये तो सबको पता ही होता है। एक तीसरी चीज क्या होती है इसमें? अगर आपका नंबर 5 पर एंड हो रहा है, ठीक है, 5 पर एंड हो रहा है, ठीक है, और उससे पहले वाला डिजिट क्या है? एक इवन नंबर है,
तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे हम 3.56, तो सेम रहने देंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम, सेम रहने देंगे। ठीक, लेकिन अगर आपका डिजिट, आपका नंबर 5 पर एंड हो रहा है, पर उससे पहले वाला डिजिट, उससे पहले वाला डिजिट क्या है, एक ऑड नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। समझ गए? तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री के बारे में हमने जाना, उसके ब्रांचेस के बारे में देखा हमने, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल और फिजिकल, क्लासिफिकेशन किया मैटर का। ठीक है, यूनिवर्स को दो पार्ट्स में बांट दिया था हमने, मैटर, एनर्जी। मैटर को फिर फर्दर क्लासिफाई किया था, केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिजिकल और केमिकल। उसके बाद हमने डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जाना। उसके बाद हमने देखा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखा हमने, सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे काउंट करते हैं वो देखा। उसके बाद हमने राउंडिंग ऑफ और क्या देखा था, एक्सपोनेंशियल नोटेशन देखा था। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।